हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप एक वेटनेरियन हैं या आपका ताल्लुक डेयरी सेक्टर से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितना आसान वर्डिंग में हो सके आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा लूँ। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स हैं RFM, ये होता क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट क्लियर करें कि फीटल मेम्ब्रेन्स क्या है। ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन किससे कहते हैं। फीटल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लेसेंटा भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। होता ये है कि सपोज करें कि डोंट जज माई डायग्राम प्लीज़। सपोज करें कि दिस इज़ द यूट्रस। सपोज करें ये क्या है, ये यूट्रस है। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर आप ये सपोज कर लें कि दिस इज़ अ फीटस, या कोई बच्चा है यानी फीटस है। लेट्स सपोज अ फीटस ऑफ अ काउ। तो इस फीटस ने इस यूट्रस के साथ यहाँ पर अटैच्ड होना है। ये जो अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस अटैचमेंट को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, या आप इसे कह लें कि ये फीटल मेम्ब्रेन है। ये अटैचमेंट बनती कैसे है, बनती ऐसे है कि मदर की साइड से और फीटस की साइड से, दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन होती है। जो फीटस है वो अपनी साइड से देता है कोटिलिडन्स। क्या देता है, कोटिलिडन्स। और मदर अपनी साइड से देती है क्रंकल। क्या देती है, क्रंकल। तो ये जो कोटिलिडन है और ये जो क्रंकल है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से क्या बनता है, इनके मिलने से बनता है प्लेसेंटा। ठीक है, अक्सर लोग इसे प्लेसेंटोम्स भी कह देते हैं, आप प्लेसेंटोम्स भी कह सकते हैं। ये बेसिकली बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से ये फीटस इस यूट्रस के साथ अटैच्ड रहता है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। अब सपोज करें कि एक काऊ है, उसका गेस्टेशन पीरियड ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, उसका जो फीटस है उसने तो बाहर आना है बॉडी से। क्या आना है, बाहर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। यानी उस फीटस ने काऊ की बॉडी से बाहर निकलना है। सो द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज़ नोन एज पार्चुरेशन। अब क्या होगा ये कि पार्चुरेशन हुई। ठीक है, पार्चुरेशन हुई। पार्चुरेशन मतलब उस फीटस का बॉडी से बाहर आ जाना। फीटस तो अटैच था। अगेन मैं थोड़ा सा डायग्राम रिकॉल कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास फीटस था और ये इसकी अटैचमेंट थी। अब सबसे पहले ये अटैचमेंट क्या होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए, टूटनी चाहिए। यानी जो प्लेसेंटा था, जिसे आप फीटल मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं, मैं इसे FM कह लेता हूँ, इनका टूटना ज़रूरी था। ये टूटेंगी तो ये फीटस फ्री होगा ना। तो सपोज करें नॉर्मल प्रोसेस में ये टूट गया। अब क्या होगा, फीटस बॉडी से बाहर आ जाएगा, फीटस एक्सपेल हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब फीटस के बाहर आने के बाद यहाँ पर जो फीटल मेम्ब्रेन्स थी, ये जो प्लेसेंटा थी, वो तो अभी भी यूट्रस में है। लेट्स सपोज ये डायग्राम, फीटस बॉडी से बाहर चला गया, लेकिन ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स थी, ये लेट्स सपोज दिस इज फीटल मेम्ब्रेन्स, तो ये भी अभी यूट्रस के अंदर है। तो इन फीटल मेम्ब्रेन्स का भी बॉडी से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल प्रोसेस में ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स है, ये भी बॉडी से एक्सपेल हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। तो ये होता है नॉर्मल। अगर कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हुआ, फीटस एक्सपेल हुआ। फीटस के एक्सपेल होने के बाद कुछ टाइम के बाद फीटल मेम्ब्रेन्स भी बॉडी से बाहर चली जाती हैं। अभी जो मैंने बोला ना कुछ टाइम के बाद, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कितने टाइम के बाद, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल काउस की। ठीक है, क्योंकि हर स्पीशी में वेरिएशन है। काऊ के अंदर जब पार्चुरेशन होती है, यानी जो फीटस है वो बाहर बॉडी से निकल जाता है, यानी एक्सपेल हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा,
पार्चुरेशन, ठीक है। तो फीटस जो ही बॉडी से बाहर निकला, अब आपने यहाँ पर करना है वेट। कितना वेट करना है आपने? नॉर्मली 3 घंटे से 8 घंटे तक देखना है, क्योंकि नॉर्मली 3 घंटे से 8 घंटे के बाद ही फीटल मेम्ब्रेन्स जो हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स वो बॉडी से बाहर निकलती हैं, ठीक है। इनका नॉर्मल ड्यूरेशन है फीटल मेम्ब्रेन्स की एक्सपेल्शन, ठीक है। अगर सपोज करें कि आपके पास एक काऊ थी, उसने पार्चुरेशन किया, फीटस बॉडी से एक्सपेल हो गया, 3 से 8 घंटे गुजर गए, अभी भी कोई फीटल मेम्ब्रेन बाहर आने का कोई नामो निशान नहीं है, देन वेट, आप थोड़ा सा वेट करें, एटलीस्ट 12 आवर्स तक वेट करके देखें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो गाय की डाइट है या कंडीशंस हैं वो ऐसी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, तो आपने 12 घंटे तक इंतज़ार करना है। इफ़ अगेन कोई नामो निशान नहीं, तो इसका मतलब आपकी गाय को रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स हो गया है, यानी उसकी जो फीटल मेम्ब्रेन है वो रिटेन है, अंदर ही है, अंदर ही है। तो अगर अंदर ही है, उस क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि अगर अंदर ही है तो क्या मसला है, अंदर ही रहने दो उसे। वैलिड क्वेश्चन है। अंदर हम इसलिए नहीं रहने देंगे कि लेट्स सपोज ये एक यूट्रस था और ये फीटल मेम्ब्रेन्स अंदर पड़ी हुई हैं, ये यूट्रस, ठीक है, और ये फीटल मेम्ब्रेन्स अंदर ही हैं, तो क्या मसला है, इन्हें अंदर ही रहने देते हैं। अंदर रहना इनके लिए इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि जब ये फीटल मेम्ब्रेन्स अंदर रहेंगी तो पहले नंबर पे चांस है इन्फेक्शन का। क्या चांस है? इन्फेक्शन का चांस है, क्योंकि जो सर्विक्स है वो ओपन होगी, कोई भी बैक्टीरिया अंदर आ सकता है। तो इन्फेक्शन जब हो जाएगा यूट्रस का, तो इसे तो हम लोग कहते हैं मेट्राइटिस। तो मेट्राइटिस जब हो जाएगा तो यूट्रस को नुकसान इस तरह होगा कि इस मेट्राइटिस की वजह से नेक्स्ट टाइम यूट्रस में जो आगे फीटस अटैच्ड होगा उसमें डिफ़िकल्टी होगी। इसी तरह यूट्रस से अगर ये गंद ही नहीं निकलेगा तो यूट्रस साफ़ कैसे होगा? तो इसका मतलब डिले हो जाएगा। क्या डिले हो जाएगा? यूट्राइन इन्वोल्यूशन, यूट्राइन इन्वोल्यूशन। ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह को साफ़ करना है और वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ, आप कचरा ही नहीं उठाएंगे तो कैसे साफ़ करेंगे? तो फीटल मेम्ब्रेन्स का अंदर पड़ा रहना ये यूट्रस ये डिले कर देता है और इंक्रीज़ कर देता है टाइम को कि यूट्रस अपने आप को इन्वोल्यूट कर सके, साफ़ कर सके। क्यों? क्योंकि यूट्रस ने दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करना है अगले रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए। अगर अगला रिप्रोडक्टिव साइकिल जल्दी नहीं आएगा तो एक और काम हो जाएगा, डिले हो जाएगा। क्या डिले हो जाएगा? काविंग इंटरवल, यानी जो गायें हैं वो अगला बच्चा पैदा करने में लेट करेगी। भाई तो फिर क्या हुआ, लेट करेगी? नहीं ना, जब लेट करेगी तो इसका मिल्क जो लैक्टेशन है वो अफेक्ट होगा, दूध देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मेस्टाइटिस भी हो सकता है। तो इससे जब गाय दूध ही नहीं देगी सही से तो वो अपना जो बच्चा उसका बाहर चला गया था वो कहाँ से दूध पिएगा, कहाँ से फीड करेगा? जो फार्मर है वो मिल्क कहाँ पर सेल करेगा, क्योंकि मिल्क तो आ नहीं रहा। तो इकोनॉमिक लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस। तो इसीलिए ज़रूरी है उन फीटल मेम्ब्रेन्स का बॉडी से बाहर आना। तो आपने कितना वेट करना है गाय के अंदर? 12 आवर्स तक। इसी तरह हमारे पास स्मॉल एनिमल्स देख लेते हैं, शीप और गोट। शीप और गोट में आपने नॉर्मली वेट करना होता है 24 आवर्स का, क्योंकि शीप और गोट में पार्चुरेशन के 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक, 1 घंटे तक नॉर्मली जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो बाहर आ जाती हैं। अगर ना आए तो आपने वेट करना है, 24 घंटों तक वेट करें। ना आए तो इसका मतलब पंगा पड़ गया, रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स का केस हो गया। इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ देख लेते हैं, मेयर। मेयर कहते हैं फीमेल घोड़ी को। इसमें क्या होता है कि जो पार्चुरेशन होती है, यानी जब बच्चे की पैदाइश होती है, तो उस पार्चुरेशन के नॉर्मली 15 मिनट, आई थिंक, हाँ 15 मिनट से लेके आप कह लें आई थिंक 1 आवर, लेट मी चेक, आप चेक कर लीजिएगा, नॉर्मली फीटल मेम्ब्रेन्स बाहर आ जाती हैं। तो अगर नहीं आई आपने वेट करना है, 3 घंटे तक इंतज़ार करें,
नई फीटल मेम्ब्रेन्स आती हैं तो इसका मतलब रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स का केस हो गया। ठीक है, सो ये ड्यूरेशन थी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों फीटल मेम्ब्रेन्स का बाहर आना ज़रूरी है। अगर नहीं आती तो कितनी देर तक आपने इंतज़ार करना है, तब भी नहीं आती तो इसका मतलब रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स का केस हो गया है। अब हमने ये देखना है कि वो जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो बाहर क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो वो देखते हैं स्टार्ट। अब हम ये देखते हैं कि नॉर्मली होता क्या है। ठीक है, यानी रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स में नॉर्मली क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। उसके लिए ना फिर आप अगेन सॉरी ये डायग्राम देखें। अगेन दिस इज़ यूट्रस। ठीक है, अब यूट्रस में सपोज करें कि ये एक फीटस है, फीटस। ठीक है, अब क्या होगा कि फीटस की तरफ से जो पार्ट होगा इसे हम कहेंगे कॉटिलीडन, कॉटिलीडन। और जो यूट्रस यानी माँ की साइड से जो पार्ट होगा इसे हम कहेंगे क्रंकल, क्रंकल्स। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो सॉरी। तो क्रंकल्स और कॉटिलीडन्स आपस में मिल गए। इन दोनों का जो यूनियन है, इनके दरमियान एक चीज़ है जिसे हम कहेंगे कोलेजन। ठीक है, तो अगेन ये हमारे पास था क्रंकल, क्रंकल्स प्लस कॉटिलीडन्स। ठीक है, क्रंकल्स कहाँ से आए हैं, मदर की साइड से, यानी जो गाय होगी उसकी साइड से। और कॉटिलीडन्स कहाँ से आए हैं, फीटस की साइड से। ये दोनों आपस में मिल गए। इन दोनों के दरमियान जो यूनियन है, जो जंक्शन है, वो जंक्शन किस चीज़ का है, कोलेजन का। तो इस तरह से जब ये आपस में मिलेंगे तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटोम्स। प्लेसेंटा कह लें आप, इसे प्लेसेंटोम्स कह लें, जो भी कह लें। यानी जिसकी मदद से फीटस माँ की बॉडी के साथ, यानी माँ की मदर की यूट्रस के साथ अटैच्ड है। ठीक है, के साथ अटैच्ड है। तो अब हम ये सीखेंगे कि ये अटैचमेंट कैसे टूटेगी, हाउ दिस अटैचमेंट विल ब्रेक। ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। तो उसके लिए कहानी सुने। कहानी ऐसी है कि भाई लेट्स सपोज एक गाय थी, वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, प्रेग्नेंट का मतलब ये है कि उसके पेट में एक बच्चा था, फीटस था। अब वो पेट में उसका बच्चा पलता रहा नॉर्मली 280 डेज तक, जिसको हमने कहा कि दिस इज़ द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ। नॉर्मली प्लस माइनस 10 डेज हो सकते हैं। तो अब 280 दिन पूरे हुए तो इस फीटस के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस हुआ कॉर्टिसोल। ये एक पूरी एक बहस है, जो कि एक प्रोसेस है। मैंने बोला कि आप कमेंट में लिखिए अगर आपको पार्चुएशन पे वीडियो चाहिए, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन पार्चुएशन। सो फीटस ने कॉर्टिसोल सिक्रीट किया। इस कॉर्टिसोल ने ये सारे के सारे अटैचमेंट को क्रॉस करके वो कहाँ पर आ गया, मदर की साइड पे। और वहाँ पर आने के बाद उसने जो मदर के अंदर, चूँकि मदर के अंदर क्या था, प्रेगनेंसी चल रही थी, तो कार्पस ल्यूटियम होगा। कार्पस ल्यूटियम का मतलब ये है कि वहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत होगा। ये प्रोजेस्टेरोन ही है जो इस प्रेगनेंसी को मेंटेन किए हुए। सो अब इस बच्चे ने, इस फीटस ने क्या रिलीज़ किया, कोर्टिसोल हार्मोन। ये कोर्टिसोल हार्मोन क्रॉस किया प्लेसेंटा बैरियर को और मदर के ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा। वहाँ जाके उसने इस प्रोजेस्टेरोन को कहा कि भाई अब तेरा काम ख़त्म। उसने इस प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को रोका, यानी ख़त्म करवाया, यानी डिक्रीज़ करवाया। और एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ा दिया। जो ही एस्ट्रोजन बढ़ा और प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स थे, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स वो रेगुलेट हुए, अप रेगुलेट हुए। और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स के बढ़ने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, ये एक हार्मोन है, इसकी जो प्रोडक्शन है ये ज़्यादा होगी। ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा क्या करेगा, ये आएगा कार्पस ल्यूटियम के बाद और इसे मार देगा।
कार्पस ल्यूटियम जो ही ख़त्म हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल मज़ीद कम हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन की तो होगी छुट्टी और एस्ट्रोजन की तो बल्ले बल्ले होगी। तो एस्ट्रोजन जो ही ज़्यादा हुआ तो एक और हार्मोन आ गया रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन और ज़्यादा हो जाएगा। ये रिलैक्सिन क्या करेगा, बॉडी के अंदर एक एंजाइम होगा कोलाजिनेज, कोलाजिनेज इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये एंजाइम वो एंजाइम है जो तोड़ डालेगा लिंकेज को। किस लिंकेज को? अभी हमने ऊपर देखा वो लिंकेज था ये यूनियन, और ये यूनियन किससे मिलके बना था? कोलाजन से। तो ये कोलाजिनेज एंजाइम इस कोलाजन को यानी इस यूनियन को तोड़ डालेगा और ये फीटस जो है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा और फीटल मेम्ब्रेन्स भी बाहर निकल जाएंगी। दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस, ये नॉर्मली ऐसा होता है। सो अगर आप कंफ्यूज हो गए मैं आपको अगेन बता देता हूँ। फीटस ने कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट किया, इस कोर्टिसोल ने प्रोजेस्टेरोन को कम किया, प्रोजेस्टेरोन के कम होने से एस्ट्रोजन बढ़ा, एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने से प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा बढ़ा। इस प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा ने कार्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन और कम हुआ। प्रोजेस्टेरोन के कम होने की वजह से एस्ट्रोजन और बढ़ा। यानी आम अल्फाज में ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, बस इतना याद रखें कि जो ही फीटस बाहर निकलना चाहता है तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से रिलैक्सिन बढ़ता है और ये एंजाइम कोलाजिनेज बढ़ता है। ये कोलाजिनेज कोलाजन को तोड़ देता है और ये यूनियन ख़त्म होता है और फीटस बॉडी से बाहर, और बाद में फीटल मेम्ब्रेन्स भी बॉडी से बाहर। अगर ऐसा ना हो, कोई भी वजह हो सकता है कि जो कोलाजिनेज है ये ना हो बॉडी में, इसकी प्रोडक्शन कम हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो रेगुलेशंस हैं ये ठीक से ना हो रही हो, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा का कोई इशू आ जाए तो, या ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ख़राब हो, तो कोई इशू ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये यूनियन ना टूटे, तो भाई फीटल मेम्ब्रेन्स फिर अंदर ही रहेंगी ना, वो तो बाहर नहीं निकलेंगी। फीटस तो बाहर निकल गया। देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि फीटस बाहर निकला, फीटस बॉडी से एक्सपेल हो गया, उसकी एक्सपेल होने के बाद हमें फीटल मेम्ब्रेन्स भी चाहिए, वो भी एक्सपेल होना ज़रूरी है। वो एक्सपेल क्यों नहीं हो रही? उनकी एक्सपेल्शन के पीछे भी ज़रूरी है कि ये लिंकेज टूटे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो यूट्रस है वो जब कंट्रैक्ट करेगा तो उसकी कंट्रैक्शंस की वजह से भी ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं ये बाहर आती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का मतलब ये है कि जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं ये डिटैच्ड ही नहीं हो रही, यानी अभी भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और सेकेंडरी का मतलब है कि ये डिटैच्ड है लेकिन ये बॉडी से एक्सपेल नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? इस यूट्रस की कंट्रैक्शन में कोई इशू है। तो हो सकता है कि यूट्रस के अंदर यूट्राइन एटॉनी हो गई हो, यानी उसके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं रही कि वो इसको बाहर निकाल सके। ऐसा ही है कि आपके रूम में जो कचरा पड़ा है, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप अपने बिस्तर से उठें, उस कचरे को अपने घर से या रूम से बाहर निकालें। तो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअल में रीजंस क्या हैं कि ये फीटल मेम्ब्रेन्स, जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं ये बॉडी में रिटेन्ड है। ठीक है, बाहर क्यों नहीं आ रही? तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले नंबर पर हो सकता है कि जो पार्चुएशन की गई है वो फोर्स्ड की गई है, फोर्स्ड पार्चुएशन, यानी जो बच्चा पैदा हुआ गाय का उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती थी। ठीक है, जिसे आप डिस्टोकिया कह लें, ये डिफ़िकल्ट बर्थ थी और आपके जो नॉर्मली वो फीटस बाहर नहीं आ रहा था तो आपने उसको इंड्यूस्ड करवाया। ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती उस फीटस को बाहर निकालने की कोशिश की, उस वजह से भी रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो रीज़न हो सकती है वो ये है कि गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट था,
यानी प्रॉपरली पूरा टाइम नहीं हुआ, टाइम पीरियड भी पूरा ही नहीं हुआ और आपने फीटस या बाहर आ गया या आपने उसे इंड्यूस्ड करवा के बाहर निकाला। नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकती है कि ट्विनिंग, एक से ज़्यादा बच्चे उनकी पैदाइश हो गई। इसी तरह कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है जिसकी वजह से भी फीटल मेम्ब्रेन्स अंदर है क्योंकि यूट्रस सही से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रही। इसी तरह फिटोटमी रीज़न हो सकता है और इसके अलावा विटामिन्स की कमी, ख़ासतौर पर विटामिन ई, और इसके अलावा सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और डेफिनेटली कोलेजिनेस, आपके पास जो कोलेजिनेस है हो सकता है कि ये भी डेफिशिएंट है। और सिजेरियन, सी सेक्शन आपने किया, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि फीटल मेम्ब्रेन्स बॉडी में रिटेन है। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से डायग्नोज करेंगे, ठीक है। एज अ वेटनेरियन, एज अ फार्मर, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाय को या आपके मेयर को या आपकी शीप गॉड को रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन का इशू है, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा? तो सिंपल, सबसे पहले तो हमेशा डायग्नोसिस में पहले नंबर पर आती है हिस्ट्री। आपको ऑनर हिस्ट्री देगा या आप एज अ खुद डेयरी फार्म पे मौजूद हैं तो आपको कैसे पता लगेगा? जो वल्वा होगा वहाँ से एक बदबूदार कोई चीज़ लटक रही होगी, फैटिड डीजेनरेटिंग समथिंग मटेरियल आपके पास कोई लटक रहा होगा, ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम द वल्वा। और ये कब होगा? आफ्टर पार्चुएशन डेफिनेटली, यानी आपकी गाय ने अभी बच्चा दिया था और आपने देखा कि कुछ अरसे के बाद, यानी नॉर्मली 24 घंटों के अंदर आपने देखा कि उसके वल्वा से कोई अजीब सी चीज़ लटक रही है जिसमें से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, तो वो फीटल मेम्ब्रेन्स है। तो इसका मतलब वो फीटल मेम्ब्रेन्स बाहर नहीं आ रही, तो ये आरएफएम का केस है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो हैंग नहीं करती, वो फिर क्या होता है, वो यूट्रस के अंदर ही है, वो वल्वा से आपको दिख ही नहीं रही, यूट्रस के अंदर ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे पता लगेगा? तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली आपको जो डिस्चार्ज दिखेगा ना वल्वा से, वो बड़ा अजीब स्मेल का होगा, फाउल स्मेल डिस्चार्ज, यानी पार्चुएशन के बाद कोई अजीब सा डिस्चार्ज निकल रहा है। एक तो है कि वल्वा से वो फीटल मेम्ब्रेन्स हैंग हुई नज़र आ रही हैं और उसमें स्मेल है। एक है कि वो हैंग हुई नज़र नहीं आ रही लेकिन कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, कोई ऐसी चीज़ निकल रही है जिसके अंदर से बड़ी स्मेल आ रही है और अभी उसने पार्चुरेट भी किया है, तो इसका मतलब वो फीटल मेम्ब्रेन्स अंदर यूट्रस में पड़ी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक वे टू अप्रोच आरएफएम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोग किस तरह से ये प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखें, हमेशा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज पर कि रीज़न क्या है। अब देखिए, रीज़न कोई भी हो सकता है कि हार्मोन्स का इशू हो, कोलाजिनेस का इशू हो या विटामिन्स का इशू था, जो भी इशू था। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। पहले नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है मैनुअल रिमूवल। ये मैनुअल रिमूवल तभी पॉसिबल है कि मैनुअल रिमूवल का मतलब है कि आप उन फीटल मेम्ब्रेन्स को खुद रिमूव कर लें, ठीक है, मैनुअली। यानी जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं आप अपने हाथों की मदद से मैनुअली रिमूव कर लें। सो दिस इज़ द मैनुअल रिमूवल। लेकिन इस केस में यूट्रस के अंदर इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैनुअल रिमूवल इसीलिए मेरे अकॉर्डिंगली ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हाँ, अगर आप कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो डेफिनेटली आप करें, लेकिन इसमें यूट्रस में इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो सबसे पहले तो हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम दें इंट्रा यूट्राइन यानी डायरेक्ट यूट्रस में एंटीबायोटिक रख दें, या हम लोग उसे आईवी या आईएम, ठीक है, जिसे हम कह लें कि उसे आप सिस्टमेटिकली दें।
अब यहाँ पर ना बहुत सारी बहस की जाती है। देखिए मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। इंट्रा मसला सारा यूट्रस के अंदर है, तो होना तो ये चाहिए कि आप इंट्रा यूट्राइन दें, यानी डायरेक्ट एंटीबायोटिक यूट्रस में डाल दें। लेकिन यहाँ पर मेरे नज़दीक जहाँ तक मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि जब आप इंट्रा यूट्रस एंटीबायोटिक देते हैं तो इससे फीटल मेम्ब्रेन्स की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, इंक्रीज़ हो सकती। क्यों? इसीलिए क्योंकि कभी कभार कहते हैं ना कि जो जरासीम है वो भी आपके लिए लड़ते हैं। तो सपोज़ करें अगेन दिस इज़ यूट्रस, और सपोज़ करें कि ये फीटल मेम्ब्रेन्स यहाँ पड़ी हैं। अब फीटल मेम्ब्रेन्स में कुछ यूट्रस में अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है, कुछ हार्मफुल भी। सारी बात है ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स यहाँ पड़ी हैं उनकी इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही, वो अलहदा बैक्टीरिया है यहाँ पर। तो आपने ये सपोज़ करें ये एक मेडिसिन अंदर भेजी एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया को तो मारेगी, हो सकता है वो इन बैक्टीरिया को भी मार दे। तो अब होता ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन फीटल मेम्ब्रेन्स को भी खा रहे होते हैं, यानी नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट होता है उनके अंदर, यानी वो वक्त गुजरने के साथ साथ यूट्रस में पड़ी फीटल मेम्ब्रेन्स को भी मार रहे होते हैं। तो अब अगर हम एंटीबायोटिक इंट्रा यूट्राइन देंगे तो हम उन बैक्टीरिया की इस नेक्रोटाइजिंग एबिलिटी को कम कर रहे हैं, यानी जो वो बैक्टीरिया हमारे कहने के बावजूद काम कर रहे थे, हमने उनकी इस एबिलिटी को रोक दिया। इसीलिए आई विल प्रेफर कि आप एंटीबायोटिक्स अगर दे रहे हैं और आपको लग गया पता कि आपकी गाय में या आपके एनिमल में सिस्टेमिक साइंस आ गए हैं, उसकी फीटल मेम्ब्रेन्स अंदर है, अब उसे बुखार भी हो रहा है, टॉक्सीमिया भी हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक देनी ही पड़ेगी। तो आप IM या IV दें, कौन सी दें? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप ऐसी एंटीबायोटिक दें जो कि जेनिटल सिस्टम में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए। आई विल सजेस्ट कि आप उन्हें पेनिसिलिन दे सकते हैं। यू कैन गो विद जेंटामाइसिन, और इवन आप एक ट्राइमेथोप्रिम सेल्फ मेथोक्साजोल ले सकते हैं, ठीक है। कितनी डोज देनी है? नॉर्मली इसकी डोज रेट जो है ये डिपेंड करेगी कि आपके पास ब्रांड नेम कौन सा है, क्योंकि जनरल डोज रेट की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन की जनरल आई थिंक 22,000 इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम है, इसकी आई थिंक 5 to 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली देखें कि आपको कितनी डोज रिक्वायर है, ठीक है। सो एंटीबायोटिक आप ये सकते हैं। डेफिनेटली एनिमल पेन में होगा तो आप उसे NSAID देंगे। NSAID में आई विल गो विद फ्लूनिक्सिन, आप उसे फ्लूनिक्सिन दें, ठीक है। आप मिलोक्सिकैम भी दे सकते हैं, कीटोप्रोफन भी दे सकते हैं। नॉर्मली फ्लूनिक्सिन की डोज रेट 1.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम होती है। तो आपने एंटीबायोटिक्स और NSAIDs की सिलेक्शन तो कर ली। अब आप हार्मोन्स की तरफ जाएं, ठीक है। अब आपको कौन से हार्मोन्स चाहिए ये आपने अब खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि आपने अभी तक जितना लेक्चर पढ़ा आपको पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फीटल मेम्ब्रेन्स को बाहर निकालने में, एक्सपेल करने में। सोचें। यस, आपने ठीक सोचा। प्रोस्टाग्लैंडिन, F2 अल्फ़ा और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आपकी कंट्री में या आपकी लोकेलिटी में जोन से ब्रांड्स इनको लेकर आ रहे हैं एनिमल साइड के, उसकी प्रॉपर डोज के अकॉर्डिंगली आपने ये हार्मोन्स उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। इससे आपको वेटनेरियंस को कंसल्ट करना चाहिए। 5वें नंबर पर, और डेफिनेटली अगर आप खुद वेटनेरियन हैं तो आपको तो पता होना चाहिए, 5वें नंबर पर हमारे पास डेफिनेटली कोलाजिनेस देंगे। कोलाजिनेस नॉर्मली दिया जाता है कि ये 1 लीटर सलाइन में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इस कोलाजिनेस के IV दिए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, IV नहीं, ये दिए जाते हैं नॉर्मली अम्बलाइकल आर्टरी में ये दिए जाती हैं कोलाजिनेस। इसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, ठीक है।
सो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हम रोक कैसे सकते हैं, क्यों ना हम प्रिवेंट ही कर लें, होने ही ना दें। डेफिनेटली आप प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स अप्लाई करें। अब ये देखें कि क्या इश्यूज़ हैं। डिस्टोकिया इशू हो सकता है, तो आप डिस्टोकिया को रोकने की कोशिश करें। ब्रीडिंग प्रोग्राम को अपना अच्छा करें। आप अपने एनिमल की जो विटामिन ई है, ठीक है, और उस सेलेनियम है, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करें। उसकी इन्वायरमेंट को अच्छा करें। ट्विनिंग को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन यूज़ है डेफिनेटली वो ब्रीडिंग प्रोग्राम तो आप अच्छा कर सकते हैं, वो करें। आप कोशिश करें कि अगर आपका एक एनिमल है, उसे इशू है रिटेन फीटल मेम्ब्रेन्स का पहले इशू है, तो आप उसको फर्दर ब्रीडिंग के लिए यूज़ ना करें। तो देयर आर सो मैनी प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स विच यू कैन यूज़ टू प्रिवेंट द रिटेन फीटल मेम्ब्रेन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिटेन फीटल मेम्ब्रेन्स। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।